हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हमारी हिंदी पेडागोजी की फ़र्स्ट क्लास है सीटेट 2024 के लिए। सीटेट 2024 के लिए हिंदी की पहली क्लास। तो हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा नीति में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है। भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है बहुभाषिक शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र, शिक्षा पाठ्यचर्या में भाषा नीति में शिक्षा। तो बहुभाषिक शिक्षा नहीं होगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या फिर त्रिभाषा सूत्र। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो नई भाषा जो नीति है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अनुसार क्या है, शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में होनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। तो भाषा की विशेषता नहीं वाला ऑप्शन पूछ रखा है इन्होंने। भाषा सांकेतिक है तो भाषा आर्बिट्रेरी है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा सिंबॉलिक है तो भाषा सिंबॉलिक है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा स्थिर है तो भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती। यहीं पे क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती। भाषा सामाजिक है, सोशल है, ये बात भी सही है। भाषा व्यवस्थित है, ये बात भी सही है। लेकिन इन्होंने नोट वाला पूछा है तो भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और नोट वाले जो ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, इन पे खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी नहीं दिखाई नहीं देता, जिससे हमारा जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वो आते हुए भी गलत हो जाता है। अब क्या हो गया है कि सभी को क्वेश्चन तो पक्का आते मिलेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों के क्या होते हैं, बिल्कुल कम मार्क्स आते हैं। इस बार जो 21 जनवरी को हमारे सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें सिर्फ 8% रिज़ल्ट आया है। तो 8% रिज़ल्ट कितना कम है ना, बिल्कुल 27 लाख बच्चों ने क्या दिया था, पेपर दिया था, है ना। और उसके हिसाब से 8% बच्चे सिर्फ पास हुए हैं 90 मार्क्स से, किसमें, सीटेट में। तो ये बात, तो सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, देखो मोस्टली बच्चे क्या है, वो सीटेट का पेपर कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं आता। लेकिन ये क्या करते हैं, इनकी जो लैंग्वेज होती है ना, जो इन्होंने कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, इतना लेंथी और इतना टाइम कंज्यूमिंग बनाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में ही 2 से 3 बार तो पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो क्वेश्चन क्या आता है, हमारे समझ में आता है। तो यही कारण है कि जिस वजह से भाई 8% इतना कम रिजल्ट आया है ना। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। इस जो चैनल पे आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा कि आप लोग किस तरीके से आप अपना पेपर अटैम्प्ट करो, ताकि आपका जो टाइम भी बचे और जल्दी से जल्दी क्या हो सके, आपका भाई सीटेट भी क्वालिफाई हो। क्योंकि अभी वैकेंसीज़ निकली हुई है, तो हर बच्चे का मन करता है भाई वैकेंसीज़ निकली हुई हो तो वो क्या कर सके, फॉर्म अप्लाई कर सके। सीटेट के DT+B में निकली हुई है और BPSC में भी निकली हुई है, बिहार में टीचर की, चंडीगढ़ में भी निकली हुई है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को कोई आसानी हो, जल्दी से जल्दी आपका पेपर क्या हो, क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। तो चित्रबोध, हमें एक चित्र दे रखा है, इसको देखकर हम क्या करेंगे, किसको बढ़ावा दे रहा है ये। तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है, यहाँ पे सुनने को नहीं, हम सुन नहीं रहे, यहाँ पे बोलने को, बोलना भी नहीं हो रहा, पढ़ने के कौशल और लिखने के कौशल। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि भाई इससे पेंसिल का चित्र है तो पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, पेंसिल से हम लिखते हैं। लेकिन इन्होंने पूछ क्या रखा है भाई, अब हम इस चित्र को देख रहे हैं, तो चित्र को देख कर क्या कर रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं, है ना। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे लड्डू का सिंबल दिया होता तो हम पढ़ते, भाई हाँ ये लड्डू का सिंबल दे रखा है, तो वो पढ़ना होता है, रीडिंग में आएगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। लड्डू का नाम सुन के कई बच्चों के तो मुंह में पानी भी आ गया होगा, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इससे हमारे पढ़ने का कौशल सही हो रहा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। तो भाषा शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कक्षाई संसाधन क्लासरूम रिसोर्सेज नहीं है, नोट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो कक्षा पुस्तकालय क्लासरूम लाइब्रेरी है, ये तो भाषा शिक्षण अधिगम का कक्षाई रिसोर्स क्या है, क्लासरूम रिसोर्स है। पठन कोना
तो पढ़ने का एक कोना भी क्लासरूम में है, ये भी सही हो जाएगा। कक्षाई प्रक्रियाएं, क्लासरूम प्रोसेसेस, जितनी भी क्लासरूम प्रोसेसेस होती हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लो आप, तो वो क्या होती है क्लासरूम प्रोसेसेस, कक्षाई संसाधन नहीं है भाषा शिक्षण अधिगम के लिए। तो सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शब्द दीवार वर्ड वॉल है, ये भी क्या है, क्लासरूम रिसोर्स है, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा गया, तो कक्षाई प्रक्रियाएं हैं, वो कक्षाई संसाधन नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग। पहले हम डायग्नोज करते हैं, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, हम रेमेडी देते हैं, रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, उपचार देते हैं बच्चे को, ताकि वो क्या कर सके, प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना। तो पहले हम पता लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम मदद करेंगे। आगे देख लेते हैं, पिछले विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति। तो मतलब एक ग्रुप बना के उन्हीं के साथ सहानुभूति, ऐसा कुछ नहीं करना है, कंप्लीट क्लास को एक साथ लेके चलना है सभी बच्चों को। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, तो सुधारने के लिए उसको ज़्यादा नंबर दे दो, तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है। मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, तो सभी बच्चों को, सभी क्लासरूम के बच्चों को क्या करता है, साथ लेके चलना होता है, ना कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना या फिर लेबल करना। तो ये सबसे गलत ऑप्शन होते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई दें तो तुरंत इनको एलिमिनेट कर दो, जिससे आप आसानी से क्या होगा, आप लोग आंसर तक पहुंच पाओगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्पित करता है। तो कौन सा पठन पूर्व प्री रीडिंग एक्टिविटी को समर्थित करता है, सपोर्ट करता है। प्री रीडिंग एक्टिविटीज़, शिक्षार्थी को कार्य का सारांशित करने को कहना, भाई उसका सारांश करो। तो अब तक आपने उस चैप्टर को पढ़ाया है ही नहीं, तो सारांश कैसे लिख दोगे, ये गलत बात हो जाएगी ना। डायरेक्ट अनुमान लगाने से संबंधित कार्यों का प्रयोग, तो ये बात बिल्कुल सही है। मान लो कि आप लोगों मतलब आपका कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है और वो किसी टॉपिक के ऊपर है ना। मान लो कि आपका पोल्यूशन के बारे में है, तो क्लासरूम में टीचर क्या करेगा, पोल्यूशन के ऊपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, है ना। भाई चैप्टर पढ़ाने से पहले हम पता लगाएंगे भाई किस किस चीज़ से कैसे कैसे पोल्यूशन फैलता है, कौन कौन सी चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ऐसे हम अनुमान लगाते हैं, कक्षा में चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा करते हैं, बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, तो केवल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, ये बात भी नहीं होगी। भावानुवाद संबंधी कार्यों का भाव से नहीं, बिल्कुल अनुमान लगाने से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों के साथ हिंदी में बात कर रही है। मतलब हिंदी में बात कर रही है, कक्षा में एक बच्ची है। जब उसकी शिक्षक ने बुलाया, जब उसके टीचर ने बुलाया, तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में अपनी बात की प्रक्रिया की। मतलब मान लो कि एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, हिंदी में बात कर रही है। यहाँ पे उसका टीचर बोलता है तो वो बच्ची क्या करती है, तुरंत से इंग्लिश में बात करने लग जाती है, इंग्लिश में बात करने लग जाती है। यही बच्ची यहाँ पे हिंदी में बात कर रही है, तो उसने सेकेंड्स का भी टाइम नहीं लगाया, रिस्पॉन्स टीचर को किस में करिए, इंग्लिश में। तो उसने क्या कर दिया, अपनी बात को, लैंग्वेज को क्या कर दिया, स्विच कर दिया, स्विच कर दिया। इसको क्या बोलते हैं हम, कोड स्विचिंग, ठीक है। इसी के साथ हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, अर्थ निकालना। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोड स्विचिंग, अपनी एक भाषा को तुरंत दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना क्या हो जाता है, कोड स्विचिंग, स्विच कर दिया उसने अपने, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा के कौशलों को मापता है जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। तो भाषा के कौशल कौन से होते हैं, 4 भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 कौशल हैं जिसके बारे में हम सभी को पता है ना। 4 कौशल हैं भाषा के। सुबोपल्ली के नाम से भी जो एक मतलब इसका निमोनिक बनाया हुआ है। तो किस में हो सकता है ये, पठन अवबोधन, अकेले पढ़ पढ़ के ही हम पता लगा सकते हैं भाई इसका जो भाषा के कौशल है ये बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों कौशल का एक साथ पता लगाना है, वो किस में हो सकता है संभव। व्यक्तिनिष्ठ, पर्सन टू पर्सन हम देख के पता लगा सकते हैं भाई। मैं जब आमने सामने 2 व्यक्ति होंगे तभी तो वो पता लगा पाएगा भाई इसके जो चारों के चारों कौशल है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ये बात मानते हो ना आप लोग। तो
व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में वो हो जाएगा जिसमें हाँ या ना में जवाब देना, या फिर ऑप्शंस में, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आपको ऑप्शंस मिले होते हैं, चूज करना होता है, तो ये नहीं होगा। व्यक्तिनिष्ठ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, आपके कमेंट्स का रिप्लाई होगा, लेकिन कमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके सभ्य होने चाहिए, है ना। इस बात का तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। भाई आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसको अच्छे कमेंट करें। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तब भी कोई गाली देने की ऐसे ये वाली ज़रूरत नहीं होती बच्चों को, है ना। कोई आपको मेहनत करके कुछ बता रहा है तो उसका थोड़ी बहुत तो आपको भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरा मानना तो यही, बाकी आप लोगों की सोच है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी कक्षा में 5-5 समूह के बांटकर उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार करने वाली अलग अलग थीम देती है। तो 5-5 बच्चों के क्या कर रही है, समूह में बांट रही है, और फिर उनको क्या कर रही है, उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग थीम दे रही है, ठीक है। और समूह को उससे संबंधित विचारों तथा सूचनाओं को एकत्रित करने, लोगों को साक्षात्कार करने और उसे समझकर रिपोर्ट लिखने। तो उन समूह को क्या कर दिया, उनको जो थीम दिया है, जो टॉपिक दिया है, उस पर सूचना एकत्रित करनी है, लोगों से बातचीत करनी है और उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये जो विद्यार्थियों का संकलन करने वाली इस गतिविधि को क्या कहेंगे। तो देखो, सबसे पहले बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि समूह में बांटा है तो समूह कार्य, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत कर दो, क्योंकि इसने अकेला समूह में बांटा नहीं है, एक थीम भी दिया है, एक टॉपिक भी दिया है, और उस पर टॉपिक पे क्या कर रहे हैं बच्चे, काम कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, है ना। तो प्रदत्त कार्य नहीं होगा, पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को समूह में भी बांटा है, प्लस में उसने एक थीम भी दिया है जिसपे वो बच्चे काम कर रहे हैं और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इससे हम, अब देखो इसको कितना बढ़ा चढ़ा के टॉपिक, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, बच्चा जब तक समझेगा तब तक 1 मिनट तो उसकी निकल ही जाएगी, अगर अच्छे से उसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। क्योंकि आप लोग जानते हो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं होता भाई जिसको कुछ ना आता हो, लेकिन वो क्या करती है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, टाइम की अहमियत सबको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। तो ये क्वेश्चन PYQs हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अब की बार क्या है, ऑप्शन अलग है। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए यही क्वेश्चन 2-3 बार, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है भाषा से, आप चाहे लिख के ले लो। भाषा यादृच्छिक है, भाषा आर्बिट्रेरी है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा स्थिर है, यहीं पे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, क्योंकि भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती। ये पिछले ऑप्शन में भी ऑप्शन तो यही था, लेकिन जो ये वाले ऑप्शन है ये डिफरेंट हो गए हैं। भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित है, हाँ सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित है। क्या हम अपने जो प्रीवियस कल्चर से और उनसे क्या भाषा नहीं सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, तो भाषा को हम एक्वायर भी करते हैं और भाषा को हम लर्न भी करते हैं। एक्वायर हम अपने इन्वायरमेंट से करते हैं और लर्न हम अपने स्कूल हो गया या फिर हमारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, इनसे लर्न भी करते हैं भाषा को। तो ये पॉजिटिव में है, लेकिन इन्होंने नेगेटिव में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उसका आंसर क्या होगा, भाषा स्थिर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करे। तो परिकल्पना की बात करें तो स्टीफन क्रेशन है जिन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं, 5 हाइपोथेसिस दी हैं, जिसमें से अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने, तो व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करने को भी बोल रखा है। अगर ये नेचुरली होता तो ये क्या होता, प्राकृतिक अनुक्रम परिकल्पना आ जाती, लेकिन यहाँ पे नेचुरली की कोई बात दिखाई नहीं दे रही हमें, क्योंकि यहाँ पे याद करने की बात हो रही है भाई। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, मॉनिटर परिकल्पना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर निवेश परिकल्पना या फिर इनपुट परिकल्पना की बात करें, हाइपोथेसिस की बात करें, तो उसमें क्या होता है, टीचर का एक लेवल ऊपर होता है, बच्चे की और टीचर की जो नॉलेज होती है उससे एक लेवल ज़्यादा पता होता है, किसको, टीचर को, है ना। मनोभावात्मक छनन परिकल्पना,
फिल्टर हाइपोथेसिस, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो स्टीफन क्रैशन है, उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये याद नहीं रहते। अब क्या हो गया है कि हिंदी और इंग्लिश में सेम टू सेम डिट्टो हिंदी के जो इंग्लिश लैंग्वेज 1 के जो क्वेश्चन होते हैं ना 15, वहीं सेम टू सेम लैंग्वेज 2 में हिंदी में कन्वर्ट करके देते हैं, और इंग्लिश वाले हैं ना वो हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बड़ा पंगा है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, और मतलब कि जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में ही नहीं आते बच्चों को, भाई इस वर्ड्स का मतलब क्या हो सकता है, जिससे क्या होता है बच्चा समझ नहीं हो पाता क्वेश्चन को, और वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और पेपर अटैम्प्ट भी नहीं होता। बाकी ये तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रक्रिया स्वरूप सामने आया है? समग्र भाषा पद्धति की बात करें, विचार किसके संबंध में प्रक्रिया स्वरूप सामने आया है? तो समग्र भाषा पद्धति का विचार क्या है? जहाँ पे हम वर्ड से किस पे जा रहे हैं, वर्ड से सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस से फिर हम आगे जा रहे हैं पैराग्राफ की तरफ, पैराग्राफ से फिर हम आगे जा रहे हैं स्टोरी की तरफ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये हम बॉटम अप अप्रोच, वर्ड से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, सेंटेंस से, फिर पैराग्राफ से, फिर किसकी तरफ जा रहे हैं, स्टोरी की तरफ। तो ये क्या होती है हमारी बॉटम अप पठन सिद्धांत। एक टॉप डाउन होता है, मूर्त से अमूर्त इसमें नहीं होगा, ज्ञात से अज्ञात भी नहीं होगा। बॉटम अप और टॉप डाउन में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ के करोगे तो आसानी भी बहुत है इसमें, और इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, हर साल देखने को मिलता है इससे एक क्वेश्चन। कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ संकेत, वाक्यांश और कुछ वाक्यांश देती है, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है। तो ये क्या दे रखे हैं, 3 सेंटेंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंस से देख के क्या बताया है, आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है, अप्रोच कौन सी अप्रोच को अपना रही है। संप्रेक्षणात्मक, तो संप्रेक्षण नहीं कर रही उसने, तो बस कुछ वाक्यांश दिए हैं। संदर्भ में व्याकरण नहीं, 3 सेंटेंस में क्या वो संदर्भ में व्याकरण सीख जाएंगे बच्चे। संरचनात्मक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कोश विषयक उपागम, लेक्सिकल वर्ड्स, लेक्सिकल अप्रोच या फिर कोश विषयक उपागम। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थन बनाता है। तो जैसे कि कोई प्रश्न दे रखा है, उसमें निवेश से आगे जाने में समर्थन बना रहा है, वो कैसे हो सकता है संभव। निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, तो निष्कर्ष निकालना ये सही बात है, किसी प्रश्न का तो निष्कर्ष पता होना चाहिए। संकलनात्मक प्रश्न ये नहीं होगा। दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, तो इस ऑप्शन से भी हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। देखो जो ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें ठीक मिल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखना, जब हम दूसरे के, जैसे कि जो हमारे पास कंटेंट है, जो हमारे पास टॉपिक है या फिर स्टोरी है, उसमें हम उस बंदे के स्थान पर खुद को रख के देखेंगे, तब हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे। संरचनात्मक लेखन प्रश्न ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो आज के हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।